हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग प्रियम्बल ख़त्म किए एंड गाइस आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म करेंगे। ये वाला टॉपिक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। गाइस लुक, जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी कर रहे थे गाइस, इसमें से यहाँ से मिलाकर एक क्वेश्चन हमेशा निश्चित रहता है। ठीक है, तो आप इतना कर लेते हो जो इस सप्ताह हम लोग करेंगे। इस सप्ताह में फिर देखिए एक क्वेश्चन तो हमारा श्योर शॉर्ट हो चुका है। उतना आप 3-4 टॉपिक कीजिए, उससे एक 38 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। यहाँ से भी एक लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ये मतलब श्योर शॉर्ट है। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? संविधानवाद। ठीक है, तो वैसे सबसे पहले पीवाईक्यू समझ लेते हैं ताकि आपको रिलेट करने में अच्छा आसानी होगी। इसका पीवाईक्यू अभी हम प्रियम्बल खत्म कर चुके हैं। क्या ये है? ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या डिफरेंस है, इसको बताइए। देखिए पार्ट 1 हो गया क्वेश्चन का। दूसरा बोल रहा है क्रिटिकली डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ये हम लोग खत्म नहीं किए हैं, बट फिर भी मैं बता दूंगा आपको। आपको तो पूरा बेसिक पता होगा, फिर भी मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को क्रिटिकली एग्जामिन करना है। एंड ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट से कैसे इनशिएट हुआ है। ठीक है, इसको हिंदी में पढ़ते हैं। जो संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान और संविधानवाद में क्या डिफरेंस है। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मूल संरचना की सिद्धांत को आलोचना की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। ठीक है, सॉरी गाइज, थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा तो जज मत कीजिएगा। ठीक है, ओके। पेपर समझ लिए, मतलब इसका देखिए सिंपल, इसको अभी यहीं पे डिकोड कर लेते हैं। तो बोला है कि सबसे पहले क्वेश्चन का पार्ट 1 ये हो गया है ना, डिफरेंस कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में डिफरेंस बताइए। ठीक है, हो गया। अब इसको है, अब दूसरा पार्ट है, कलर चेंज कर लेते हैं। दूसरा पार्ट है क्रिटिकली डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एज इनशिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दो पार्ट है, 38 मार्क्स का है। ठीक है, आपको 5 पेज में लिखना है। बाकी गाइस 6 पेज मिलता है, बट आपको 5 पेज में लिखना होता है। उसका अगर आप लिखिएगा, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस होगा तो आप 6 या 7 पेज में लिख सकते हो। बट आपको टाइम बचाना होता है। टाइम पे आपको पूरा कॉपी सॉल्व करना होता है, तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिलता है। ठीक है, ओके। तो चलिए कंटेंट पढ़ते हैं। ये हो गया हिंदी में, ये हो गया इंग्लिश में। ठीक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। बट हमारा जो सेकेंड पार्ट है ये ना कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। पहले तो ये आ गया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, क्योंकि हमारा जो कोर पार्ट है वो उसको है, बट ये है, ये दोनों है। देखिए इससे इतना दो ही टॉपिक है, इसी से अगर यूपीएससी में भी पूछा क्वेश्चन है और बीपीएससी में भी यही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मतलब सम काइंड ऑफ है ना। आप देखिएगा एक दो, मान लीजिए अगर 2022 में क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, तो उसको 2023 छोड़कर 24 या 25 में उसको क्वेश्चन रिपीट करता है बीपीएससी। ऐसा देखा गया, मैंने खुद ऑब्जर्व किया। आप भी देखिएगा पीवाईक्यू उठाकर। मैं है ना पूरा पीवाईक्यू देखकर छानबीन कर तब कंटेंट बनाता हूँ, तो इसलिए। ठीक है, तो उसका है, सबसे पहले पार्ट 1 को एड्रेस करेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, तो पार्ट 1 में है, तो ये किया कॉन्स्टिट्यूशन इज द स्केलेटन ऑफ स्टेट लीगल ऑर्डर बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज इट्स सोल। ठीक है गाइड्स, मुझे लगता है कि थोड़ा मतलब ये है ना फिलोसॉफिकल पार्ट है, तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में पहले समझा देता हूँ, फिर आपको समझने की मतलब आसानी होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या डिफरेंस है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है एक, मतलब मान लीजिए सबसे ज़्यादा हम देखिए जो भी स्टेट है या स्टेट यानी कि देश है, तो देश लोगों से बनता है। लोग मतलब देश से लोग नहीं है, लोगों से देश है। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक फिलॉसफी है, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। मतलब होता है कि मान लीजिए हमें है कि मान लीजिए हम प्रियम्बल अभी खत्म कर चुके हैं। अगर आप प्रियम्बल नहीं देखे हो तो सारा इंटरलिंकेज है। तो मैं इसी इसी मतलब एक है ना क्रोनोलॉजी से पढ़ा रहा हूँ, ताकि पूरा इंटरलिंक करके पढ़ाऊँ। ठीक है, तो उसमें हमारा क्या है, विजन। प्रियम्बल क्या एक विजन है ना। मैं आपको इंट्रो में बताया था कैसे लिखना है। जो सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सब है ना, इसको एस्टाब्लिश करने में हमारा मदद, मतलब विजन हमें हमें कि ये देश में, भारत में, दैट इज इंडिया, एस्टाब्लिश करना है। ठीक है, समझ गए, हमारा विजन है। तो इसी को है ना एक फिलोसफी है। फिलोसफी मतलब क्या होता है कि आइडियल बातें, डीपीएसपी है ना, तो इसी को है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं। अब इसको एस्टाब्लिश करने के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूप देने के लिए, एक दिशा निर्देश देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का और होता है मतलब रूल ऑफ लॉ एस्टाब्लिश करना। ठीक है, उसके बाद है कि यहाँ पे जो है ना गवर्नमेंट की आर्बिट्रेरीनेस जो है उसको लिमिट करना, लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें लिमिटेड गवर्नमेंट है, तो लिमिटेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट है यही है
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से मतलब इमर्ज हुआ है। ठीक है, वहीं इसी टॉपिक से, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत एक क्वेश्चन एक चैप्टर है इस पे, तो इस उसी यहीं से है। ठीक है, तो आपको समझ गए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक फिलॉसफी है जो हमारा देश को एक विजन डॉक्यूमेंट मतलब आपको है ना कि आपको मान लीजिए एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, ठीक है, तो हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, आप ऐसे सोचते हो, मतलब एक फिलॉसफी, एक्चुअल मीनिंग वो नहीं होता। बाकी ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि आप उसको एक प्लानिंग करते हो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ठीक है, बाकी यही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, एक मतलब गवर्नमेंट पे लिमिट इम्पोज करता है कि गवर्नमेंट आर्बिट्ररी नहीं हो सकती, फंडामेंटल राइट्स है लोगों के पास, ऐसे है। ठीक है, बाकी और देखते हैं, समझ गए थोड़ा थोड़ा बहुत, चलिए इसको और पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट देखने तब है। A constitution is the skeleton of a state legal order, but constitutionalism is its soul। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। ठीक है, संविधान राज्य की कानूनी व्यवस्था का एक ढांचा है। मैंने बोला ना कि एक लीगल मतलब ऑर्डर्स हैं जो लिखा गया, बट कि संविधानवाद उसकी आत्मा है, एक विजन है, उसकी इसी के कारण संविधान है ना, मतलब संविधान के कारण संविधानवाद नहीं है, बल्कि संविधानवाद है उसको मतलब इन्फोर्स करने के लिए संविधान बना गया है। ठीक है, वाइल द टर्म्स आर क्लोजली रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है, डिफाइन मतलब स्टेट के जो है ना स्टेट पावर को डिफाइन करता है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक पॉलिटिकल फिलोसफी है जो कि गवर्नमेंट को आर्बिट्रेरीनेस को टिरेनी को मतलब है ना प्रिवेंट करती है, रेस्ट्रिक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद इसको डिफरेंस देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल एंड लीगल जो भी है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक नेचर में है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक है ना एक स्ट्रक्चर है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जो कोड है स्पेसिफाई करता है कि कैसे गवर्नमेंट फंक्शन करेगी। बट लेकिन ये जो है संविधानवाद है, इसका मतलब है कि ये है ना एथिकल और आइडियोलॉजिकल, एक एथिकल और आइडियोलॉजिकल नैतिक और वैचारिक रूप एक एस्टाब्लिश करने में हमारी मदद करती है। ठीक है, एंड गाइस अगर देखिए आप एक्सक्यूज ढूंढिएगा तो हर जगह एक्सक्यूज एक्सक्यूज ढूंढिएगा, ठीक है, मिल जाएगा। अब खाना खाते हैं, चावल खाने से ज़्यादा स्टार्च मिलता है, रोटी खाने से भी बीमारी होती है, घर में बैठ के पढ़ने से भी बीमारी होती है, घूमिएगा तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ऊपर से गमला गिर जाए आपके सर पे। तो एक्सक्यूज ढूंढिएगा तो मिलते रहेगा। तो ये नहीं कि यार इंग्लिश में पढ़ा रहे, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो हिंदी में भी है, मान लीजिए मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन दिक्कत हो तो भी है, मैं थोड़ा कहीं वर्ड छोड़ दूँ तो भी है, तो एक्सक्यूज ढूंढिएगा तो हर जगह मिलेगा। ठीक है, तो है ना, देखिए पढ़ने वाले यही होती है कि ठीक है इग्नोर करते हैं एक्सक्यूज, जितना मिला अपने से मेहनत कीजिए, मैं पूरा डॉक्यूमेंट दिया हूँ आपको, पढ़िए, है ना, इंग्लिश में सुन लीजिए तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी, उसको सुन सुन कर फिर इंग्लिश में हिंदी में पढ़िए, मान लीजिए मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो इंग्लिश में थोड़ा देख लीजिए, है ना। इसको है ना कि एथिकल और आइडियोलॉजिकल जो भी है ना ऑर्डर एस्टाब्लिश करता है, इसका नेचर यही है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। ठीक है, प्राइमरी स्कोप संविधान का, ये है ना, ये जो भी लेजिस्लेचर हमारे मतलब गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स हैं, तीन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो भी है ना कि इनको करके एक पावर देता है कि यहाँ से आप कॉन्स्टिट्यूशन से आप पावर ड्राइव करोगे। ठीक है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है इसका फिलोसफी है, वो पावर को लिमिट करता है। वो बोलता है कि जो है ना गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो आप पावर को गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक कैरेक्टर है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है एक डिस्क्रिप्टिव है, मतलब कि है ना कि क्या मतलब लॉ है, क्या इंस्टीट्यूशन है, कैसे फंक्शन करेगी, कैसे ऑर्गेनाइज्ड होगी, ये सब समझाता है क्या कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। बट संविधानवाद में ये नॉर्मेटिव है, नॉर्मेटिव मतलब होता है एथिकल, एक होता है ना थोड़ा आइडियल बात है वो है, ये बोलता है कि कैसे है ना कि जो स्टेट है वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है कि हमारा कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या है कि प्रियम्बल में विजन है, ये सब रूल ऑफ लॉ एस्टाब्लिश करना, इंटीग्रिटी को एस्टाब्लिश करना, पब्लिक ऑर्डर एस्टाब्लिश करना, लोगों की फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करना, वेलफेयर स्टेट बनाना, ये सब क्या है, ये सब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। इसको आप एस्टाब्लिश करने की यही बोलता है संविधानवाद। ठीक है, उसके बाद है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है यानी संविधान है, ये मॉडर्न कंसेप्ट है। ठीक है, बट कि जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ये बोलता है मतलब ये एग्जिस्ट ओनली वेयर जेन्यून चेक जुडिशियल रिव्यू एंड फ्रीडम आर अपेल्ड। देखिए इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, ठीक है, बट किसी देश में ये श्योर नहीं है कि वहाँ पे संविधानवाद भी हो। चाइना हो गए, जैसे भी सोशलिस्ट कंट्रीज हो गए, चाइना हो गए, रसिया हो गए, नॉर्थ कोरिया हो गए, ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो है, एक लीगल फ्रेमवर्क तो है, डॉक्यूमेंट तो है, यहाँ पे लोग कैसे मतलब फंक्शन करेगी, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी, बट वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म संविधानवाद नहीं है।
गवर्नमेंट लोगों के पास अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट्स मान लो उल्लंघन होता है तो जुडिशरी में नहीं जा सकते हैं। उनके पास जुडिशियल रिव्यूज़ नहीं है, उनके पास बेसिक स्ट्रक्चर्स नहीं है, उनके पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ तो है, बट उसको कहाँ वोट देना है, किनको वोट देना है, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा डिक्टेट किया जाता है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है? यही है ना कि कंडीशनल है, एग्जिस्ट ओनली वेयर जेन्युइन चेक्स हो, मतलब गवर्नमेंट के लिए चेक्स हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना? जुडिशियल रिव्यू है, उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, है ना? जुडिशियल रिव्यू हैं, लोगों के पास फ्रीडम्स हैं, जो भी है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन है, ठीक है? ये सब है। बाकी है ना, ऑलमोस्ट एवरी मॉडर्न स्टेट में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है। चाइना में भी है, रसिया में भी है, नॉर्थ कोरिया में भी, ईरान में भी है ना? हर जगह है, बट यहाँ पे संविधानवाद नहीं है, ठीक है? उसके बाद फॉर्म है, कंक्रीट, इसका मतलब लिखा हो गया है कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान ये लिखा गया है, ठीक है? बट ये है ना कि ये जो क्या बोलते हैं, हमारा संविधानवाद है, डायनेमिक पॉलिटिकल कल्चर है। जैसे-जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है, वैसे-वैसे इवॉल्व होता है। मान लीजिए एग्ज़ाम्पल देता हूँ, पहले जो हमारे जो है सीआरपीसी आया था, तो उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या इंडियन पिनल कोड में, उसमें जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटीज़ हैं, उनको एक है ना सेम सेक्स को क्रिमिनलाइज़ किया गया था कि अगर आप सेम सेक्स के सेम जेंडर के लोग 2 एक साथ फिजिकल रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। बट अभी हमारी सोसाइटी इवॉल्व हुई, जो है ना, इवॉल्व हुई, तो उसे बोले कि नहीं ठीक है, ये हर किसी के पास अपना राइट्स है, एन्जॉय करने की राइट्स है, तो सेम मतलब जेंडर वाले अपने साथ फिजिकल रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है? तो ये ना डायनेमिक पॉलिटिकल कल्चर है, जुडिशियल डॉक्ट्रिन से। मान लीजिए अभी हमारे पास क्या है कि अभी मान लीजिए इंटरनेट का भी डिजिटल इंडिया चल रहा है, ठीक है? उसके बाद अनुराधा बसिन केस हो गया, ठीक है? अनुराधा बसिन केस में क्या हुआ कि मतलब एक्सेस टू इंटरनेट इज़ अ काइंड ऑफ फ्रीडम ऑफ सॉरी राइट टू लाइफ में है, ठीक है? अनुराधा सिंघल केस हो गया, पुट्टास्वामी केस हो गया, तो क्या है, इवॉल्व हो रहा है। एमसी मेहता केस सीरीज में क्या है कि राइट टू एनवायरनमेंट, ये तो मॉडर्न कांसेप्ट है ना, पहले ये सब ऐसा नहीं था। पहले तो उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, वेस्ट में था, बट अब हर जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो एनवायरनमेंट एक मेजर कंसर्न बन चुका है, ठीक है? तो इसको है कि ये डायनेमिक है, तो आप इसको पढ़िएगा, थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिएगा, मैं जो भी है उसको समझा रहा हूँ, ठीक है? अब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको थोड़ा और उसी को डिटेल में है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक इंस्ट्रूमेंट है। मतलब मान लीजिए एक कोड आपको दे दिया गया है कि मान लीजिए आपका टारगेट है, सिलेबस है, आपको बुक्स पढ़ने के लिए दे दिया गया। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, एक टेस्ट की तरह है कि आप बुक्स पढ़ के कितना आउटपुट निकालते हैं, आप कितना पढ़े हैं, उसको टेस्ट करते हैं कि आप सही से पढ़ रहे हैं। क्योंकि टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप में एक फ़ियर आएगा, आप अच्छे से पढ़िएगा। आप जो इधर-उधर टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप टाइम उसको यूटिलाइज़ करके अच्छा से अपना पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है? हो गया? एक्जिस्टेंस विदाउट हार्मनी, कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब ये बोलता है कि टोटलिटरियन और ऑथोरिटेरियन रिजीम ऑफन डिटेल कॉन्स्टिट्यूशंस बट लैक, यही मैं एक आपको बताया था ना कि जो भी टोटलिटेरियन हो गया, क्या बोलते हैं उन्हें, अंकुशवाद या निरंकुशवाद, कुछ ऐसे ही बोलते हैं। जस्ट वन सेकेंड गाइस, रूप में कानूनी दिया है, या सत्तावादी या निरंकुश शासनों, सत्तावादी यानी कि टोटलिटेरियन, और ऑथोरिटेरियन रिजीम्स जो भी है, वहाँ पे तो जैसे नॉर्थ कोरिया बोला, नॉर्थ कोरिया हो गया, या रसिया यूएसएसआर हो गया, जो पहले पहले उसे अभी रसिया, पहले यूएसएसआर बोला जाता था, चाइना हो गया, ईरान हो गया, यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन तो है, बट वहाँ पे क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कि संविधानवाद नहीं है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म संविधानवाद कोडिफाइड नहीं है, बट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिखा गया है, ठीक है? क क्या वो भी है, बाकी यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म मतलब ये भी इसका यहाँ पे वो तो है, वो भी एक जो मैंने बताया, वो भी एक मतलब हो गया। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है? मैं गाइस केवल कोड देख रहा हूँ और उसके बाद एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी डॉक्यूमेंट भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो दोनों कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि देखिए गाइस, केवल रटने से नहीं होता है, मैं समझाऊँगा, आप आराम से सुनिएगा ना, तब आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? देखिए यूनाइटेड किंगडम है, अगर आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट ने तो नहीं है, बट वहाँ पे डेमोक्रेसी है। वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, बट वहाँ पे जो संविधानवाद है, वहाँ पे एक्जिस्ट करता है, ठीक है? वहाँ पे अच्छा है, रूल ऑफ लॉ है, पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन है, ठीक है? लोगों के पास राइट्स हैं, लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है? ठीक है? उसके बाद ब्रिजिंग द टेक्स्ट एंड स्पिरिट, ठीक है? ये कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ लीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है,
ठीक है, अमेंडमेंट मैकेनिज्म है, जुडिशियल रिव्यू है, बेसिक स्ट्रक्चर है, ये सब पढ़ लीजिए, जुडिशियल रिव्यू है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, ठीक है? ये सब आप पढ़िएगा, बाकी ये सब है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इतना पढ़ गए, अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एक पार्ट है, उतना तो पढ़ लीजिए, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। आप ये है ना, ये इसको याद कर लीजिएगा गाइस। तो संविधानवाद यानी संविधानवाद एक राजनीतिक दर्शन है। यह मानता है कि सरकार के अधिकार एक मौलिक कानून यानी संविधान से उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, यानी कि जो सरकार के पास अथॉरिटी या पावर है, वो संविधान से आता है, ठीक है? ना कि लोगों के पास, मतलब है ना कि लोगों से सरकार है, ना कि सरकार से लोगों है, मतलब सॉरी लोग है, ठीक है? उसके बाद लिमिटेड गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने में मदद करता है, ठीक है? मैंने पूरा समझा दिया हूँ, आप इसे पढ़िएगा, ठीक है? ठीक है? उसके बाद है रिपीलर, ठीक है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीमेसी। यही ना, अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मान लीजिए लिखा गया है, तभी ना उस पे एक मतलब मान लीजिए गवर्नमेंट पे एक होता है, मान लीजिए गवर्नमेंट बोली कहीं नहीं लिखा है, चुपचाप जेल में डाल देगी सेडिशन के थ्रू। पहले तो आईपीसी में था, अब तो बीएनएस में हो गया, शायद 142 है, 242 है, ठीक है? उसके बाद है आर्टिकल 368 के 68 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के पास तो अमेंड करने की पावर तो है, बट वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर है जो उसे लिमिट करता है, ठीक है? रूल ऑफ लॉ है, आर्टिकल 14 क्या करता है, आर्टिकल 40 बोलता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है, फिर भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है, ठीक है? इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन भी है, ठीक है ना? ये तो क्या देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, एक तो रूल हो गया, बट इक्वल प्रोटेक्शन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधान को दिखाता है। हम पढ़े थे ना, उसमें इक्वलिटी भी है, हमारा जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है हमारे इंडिया में, और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एक और ऑब्जेक्टिव है कि इक्वलिटी लोगों में एस्टाब्लिश करना, पुअर की जो भी है वेलफेयर स्टेट बनाना, ठीक है? सेपरेशन ऑफ पावर, आर्टिकल 50 तो आपको याद होगा, बाकी 121, 122 और 211, 212 याद कर लीजिए, ठीक है? उसका फंडामेंटल राइट्स है, ये सब क्या है, ये सब एस्टैब्लिश करते हैं। देखिए मतलब ऐसा ऐसा सोचिए कि जो स्टेट है ना, वो मतलब एक मजबूर है कि इनको करना ही है, आर्टिकल 32 की तरह। पढ़े थे ना हम आर्टिकल 32, 226 पढ़े थे ना, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़े है ना, जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू अभी आएगा बाहर में, ठीक है? आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 पढ़ाए थे हम, क्या है, क्योंकि जो अभी है पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, वो क्या है कि वो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अकाउंटेबल है, ठीक है? उसके बाद डायमेंशन पढ़ लेंगे, पॉलिटिकल डायमेंशन, इसको ना एक लिखने में अच्छा होगा, पॉलिटिकल डायमेंशन, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है? उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन, और हमारा क्या है कि हमारे गांधी जी का क्या ऑब्जेक्टिव था, देखिए संविधानवाद वही है कि हमारा अच्छी अच्छी बात है, गांधी जी का क्या ऑब्जेक्टिव था कि हमारा डिसेंट्रलाइज्ड हो, ग्राम पंचायत हो, राम राज्य हो, ये सब क्या है डिसेंट्रलाइज्ड किए हैं, ठीक है? उसके बाद सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन, सिंबल में गोल क्या है कि जस्टिस हो, जस्टिस किससे हो, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल हो, ठीक है? उसके बाद डीपीएसपी में क्या है वेलफेयर स्टेट की बात की जाती है। उसके बाद क्या है कि इक्वलिटी दी जाती है, आर्टिकल 14 दी जाती है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना? आर्टिकल 15 दिया था राइट, जो भी है अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता हमारे रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, डिसेंट, इस सब मामलों में, ठीक है? उसका बाद फेडरल डायमेंशंस भी है, आर्टिकल 1 क्या है हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी को एस्टैब्लिश करने में, ठीक है? प्रियम्बल कीवर्ड्स आपको याद करना पड़ेगा, इससे नहीं इसको पॉलिटिकल अगर फिलोसफिकल अगर पार्ट आता है क्वेश्चन का, एंड गाइस बच्चों को ये सॉल्व करने में बहुत बड़ी परेशानी होती है लिखने में आंसर, बट आप प्रियम्बल के कीवर्ड याद कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक समझ जाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल देखिए, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी आपको अच्छी तरह से याद आना चाहिए, उसमें इवन उसमें से सब क्लॉज है ना, जैसे 15 क्लॉज 3, 15 क्लॉज 4, है ना, ऐसे से 19 क्लॉज ए सब क्लॉज ए, 19 क्लॉज ए सब क्लॉज बी, है ना, ऐसे ऐसे आपको फिर 19 क्लॉज ए की उसका उधर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन 19 क्लॉज 2, वैसे ना धीरे धीरे आपको सब याद करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा आंसर क्वालिटी में पर्टिकुलरली लिख पाओगे, ठीक है? उसके बाद एथिकल डायमेंशन कैग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूपीएससी है, ये सब क्या है कि है ना, मान लीजिए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जो भी है ना, मान लीजिए अपॉइंटमेंट बनना क्या करेगी गवर्नमेंट, मान लीजिए जो भी सत्ता में है अपने लोगों को वहाँ पे लाएंगे, और एग्जीक्यूटिव भी उनका, देखिए सबसे पहले लेजिस्लेचर तो उनके हैं, एग्जीक्यूटिव भी ले आएंगे, फिर अगर सेपरेशन ऑफ पावर 50 नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे, जुडिशरी भी उनका रहेगा, तो एक तो पूरा तरह से ऑथोरिटेरियन टोटलिटेरियन गवर्नमेंट हो जाएगी, तो इसलिए हमारा है ना सेपरेशन ऑफ पावर भी एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद का पार्ट है, ठीक है? केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है?
इसमें क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया, क्या है कि गवर्नमेंट पे चेक करता है, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी नहीं करेगी, है ना। अगर मान लीजिए अभी एक सेकुलर वर्ड है, सेकुलर वर्ड है क्या है, सेकुलर वर्ड एक बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट है, मतलब गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं कर सकती है, ठीक है। सोशलिस्ट है, हमारा वेलफेयर स्टेट है, ठीक है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, आर्टिकल 14 15 रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। मिनर्वा मिल में लिमिटेड अमेंडिंग पावर इटसेल्फ, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए बोला डिक्लेयर दैट लिमिटेड अमेंडिंग पावर इज इटसेल्फ अ बेसिक फीचर। अब बोल रहा है कि जो अमेंडमेंट का एक लिमिटेशन होता है आप पे, मतलब मान लीजिए पार्लियामेंट पे एक अमेंडमेंट करती है ना आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग, तो उस पर जो भी अमेंडमेंट पावर है ना वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब इसका है कि आप लिमिट में रहोगे, वो भी एक फिलोसफी है। मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी है वो बोलता है कि गवर्नमेंट को लिमिट होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हायर कोर्ट में बोला गया, जो भी है ना जो गवर्नमेंट पहले शायद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 9th शेड्यूल को उसमें लाकर जोड़ा गया था, ताकि उसमें सॉरी उसे एक लाया गया था ताकि उसमें जो भी लॉज आएंगे वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से आउटसाइड रहेंगे, ठीक है। तो उसको बोला हायर कोर्ट को इसमें कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप उसमें आपको मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को आप फॉलो करना ही पड़ेगा, और जुडिशियल रिव्यू एक खुद में एक बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये तो जुडिशियल रिव्यू तो हर जगह अप्लाई होगा, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड केस, ये तो आपको पूरा तरह से पता होगा, सॉरी पता होगा, जो भी है सुप्रीम कोर्ट ने कि इसको कर दिया, खत्म कर दिया, कि बोली कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है आर्टिकल 9 क्लॉज ए सब क्लॉज 9 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में एक है, एक मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने में बात करता है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। मद्रास बार एसोसिएशन, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। एक करंट अब चैलेंजेस क्या है, अब क्या है कि एग्जीक्यूटिव ओवर रीच हो जाता है। कभी कभी क्या है कि गवर्नमेंट है अपने है ना लेजिस्लेटिव जो भी क्या लेजिस्लेटिव जो जुरिस्डिक्शंस हैं उसको पास कर लेती है, ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा ओवर रीच कर लेती है। इरोजन ऑफ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। जैसे बजट आता है, बजट मान लीजिए अभी एक आया था, एक वो ना तोला करके टैक्स, जैसे अभी टैक्स ऑफ, भूल रहा हूँ मैं, टैक्स एंड अदर लॉस, हाँ टैक्स एंड अदर लॉस अमेंडमेंट एक्ट, हाँ हाँ, टैक्स एंड अदर लॉस अमेंडमेंट बिल 2026, जिसमें है कि यूपीआई पे वो चार्ज चढ़ाने के लिए ना थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ेगा, ताकि यूपीआई जो भी चलता है उस पर आपको चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो भी क्या है, तो भी ये कभी कभी होता है कि डेमोक्रेटिक, मान लीजिए एक तरफ तो आप तो डिजिटल इंडिया प्रमोट करें, फिर उसके बाद करें तो फिर के लोग क्या करेंगे, कोई चाय थोड़े देगा, है ना। लोग ऐसे बोलेंगे ठीक है, हम कैश रखेंगे, कैश से सब्जी खरीदेंगे, ठीक है। फेडरल फ्रिक्शन होता है, ठीक है, गवर्नर एसेंट नहीं देते हैं, तो क्या है ये मतलब जो है ना सेंट्रल एजेंसी का मिसयूज होता है, ठीक है। इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधानवाद है इसको वायलेशन है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल वीकनिंग, वैकेंसी डिलेस हो रहा है, ठीक है। जुडिशियल ओवररीच वर्सेस रेस्ट्रेंट, अभी कभी कभी जुडिशियरी है इसको बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करने के चक्कर में अपनी जुरिस्डिक्शन को आगे क्रॉस कर जाती है, जिससे टसल होने लगता है, ठीक है। हो गया। वे फोर में क्या लिखेंगे, जो है ना स्ट्रेंथन पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी हो गया, कोडिफाई कन्वेंशन हो गया, पोस्टर, ये सब है कि मतलब जो भी पार्लियामेंट्री से स्क्रूटनी है उसको है ना उसको थोड़ा और स्ट्रेंथन करो, मजबूत करो, ठीक है। बाकी आप पढ़िएगा, आपके पास सारा नोट्स है, मैं समझा दिया जो भी कोर कंसेप्ट। देखिए मैं कंसेप्ट, मेरा काम कंसेप्ट समझाना, ठीक है। मैं आपको अगर पढ़ाना होता तो अच्छा से मैं लिख लिख के पढ़ाता, बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अगर करेंगे तो एक एक, देखिए मैं तो ऐसे तो एसएससी का टीचर हूँ नहीं कि मतलब आधे घंटे में पूरा सिलेबस करा दूँ। मैं एक मतलब कम से कम इस पे 1 1.5 घंटा लूंगा, तब आपको और अच्छे से एक एक पॉइंट को मैं लिख के समझाऊंगा। मुझे खुद पीपीटी से पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं बोलूंगा कुछ और उसमें थोड़ा और कुछ और लैंग्वेज रहेगा, बच्चे समझेंगे सर कुछ और बता रहे हैं, यहाँ पे कुछ और लिखा है, तो ठीक है। बाकी मैं वैसे भी मैं बहुत ही कम इसमें से देखता हूँ, ठीक है। अ, जो है भी कल्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को उसको प्रमोट करो, ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने बोला था, ठीक है। ये हो गया, बाकी हम ये सब करती हैं, ठीक है। और बाकी गाइस इसमें वो वे फॉरवर्ड नहीं है, चलिए वे फॉर इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इधर गया, है ना, ये करेंगे, ठीक है। बाकी गाइस इसमें वे फॉरवर्ड नहीं है, बाकी हिंदी में भी पूरा कंटेंट है, आप लोग पढ़िएगा, बाकी मैं हिंदी में ही समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए वे फॉरवर्ड नहीं है, वे फॉरवर्ड में क्या ही लिखिएगा, वे फॉरवर्ड में आपको देखिए चैलेंजेस में क्या है कि जुडिशियल ओवररीच हो जाती है, चैलेंजेस तो मैं अभी पढ़ाया था मैं आपको,
है, ठीक है। हाँ, वे फॉरवर्ड है तो ही ये सब एक कोडिफाइड कन्वेंशन है, ठीक है। जो टाइमलाइंस है गवर्नेंस को ये जो इशू होता है ना उसको आप फिक्स करो, ठीक है। उसके बाद ये भी है इरोजन और डिलिबरेटिव, ये सब इशूज है, चैलेंजेस आपको लिखना है, ठीक है। चलिए मेंस का एक देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला, ठीक है। तो मैं पेज निकाल लेता हूँ। 5 पेज का है। जल्दी जल्दी लिखते हैं गाइस। अब तो आपको समझ आ गया, नहीं हो तो पहले से स्टार्टिंग कीजिए। ये हो गया। यहाँ पे आएगा इंट्रो, 38 मार्क्स का है। अब नीचे चले जाते हैं। यहाँ पे कंक्लूजन आएगा, यहाँ पे वे फॉरवर्ड आएगा, ठीक है। हो गया। यहाँ पे क्या आएगा? गाइस मैं माउस से लिखता हूँ, कमेंट कर देंगे बच्चे भाई तुम्हारा राइटिंग नहीं, अगर माउस है ना आप भी लिख के देखो कैसे होता है, ठीक है। मेरा तो बहुत, फिर बोलोगे भैया आपका तो बहुत अच्छा है। बहुत तो कमेंट किए थे वीडियो में कि आपको राइटिंग सुधारो, डिजिटल राइटिंग है सब वो सब है, चलो ठीक है। उनके पास भी राइट आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक है। चलिए हमें स्ट्रक्चर बना दिए स्केलेटन इसका, ठीक है। अब देखिए मैं पढ़ाया था ना संविधान और संविधान, तो हम जो स्केलेटन बनाए ना अब इसको एक बना दिए कि इसको कैसे लिखना है संविधान, बाकी क्या लिखना है उसमें क्या डालना है वो है संविधानवाद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को डिकोड कर लिए हैं। सबसे पहले क्या है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनिज्म दिखाना है, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ाना है। देखिए पार्ट 1 तो बाद में आएगा बट मैं बता देता हूँ फिर भी, ठीक है। इंट्रो के लिए मैं वही बताया हूँ। चलिए ये वाला है, एक कोड दिया हूँ, ये वाला आप कोड वहाँ पे चिपकाइएगा, ठीक है। ये वाला, ये वाला, ठीक है। फिर वाला वो वाला लिख के आप ये वाला चिपका सकते हैं। अब रटिएगा समझिएगा। अब मैं बताऊंगा कैसे, अब कैसे लिखें भाई, ये तो बता दिया इतना छोटा है, इतना याद नहीं होगा ना, 2 लाइनें याद नहीं होगा इतना, ये तो इसमें तो अगर प्रिंट आउट करवाइएगा ना तो बोलेगा अरे मेरा तो पूरा पेपर ही खुला खुलासा है, ठीक है, मतलब खाली है, ठीक है। कंफर्टेबल। हाँ, इसमें डिफरेंस पूछ रहा है तो इंट्रो लिख के आपके देखिएगा इसमें पूरा, आप डेली डेली तो करूंगा नहीं, मैं आपको अच्छा से समझा दे। मेरा पहले समझाने पे फोकस था, अब मैं कि कंटेंट भी मैं समझा रहा हूँ। ज़्यादा वीडियो होगा तो आप भी बोलोगे अरे इस समय कौन देखेगा, छोड़ो। और फिर आपका सिलेबस होगा और मैं मेहनत कर रहा हूँ, बच्चे नहीं देखेंगे तो मेरा भी जो भी मोराल है डाउन होगा, ठीक है। कंफर्टेबल या तब बोला डिफरेंस है, डिफरेंस मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे है ना डिफरेंस, ये वाला लिखना है। ये वाला लिखते लिखते आप इसमें तो इंट्रो हो जाएगा, ठीक है, भर गया। अब इसमें लिखोगे, यहाँ तक आ जाओगे, ठीक है, थोड़ा सा होगा इसमें, थोड़ा ज़्यादा स्पेस छोड़ोगे, ठीक है। अब है पार्ट 2 है। पार्ट 2 बोलता है क्रिटिकली डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा पता है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ये मतलब ऐसे है ना कि इसमें इंट्रो लिखिएगा, मैं पढ़ाऊंगा तो सब समझाऊंगा। जुडिशियली, तब क्या है सुप्रीम कोर्ट से ना आया है, जुडिशियली इंटरप्रिटेशन से इवॉल्व हुआ है, जुडिशियली इंटरप्रिटेशन से, ठीक है। इन केशवानंद भारती केस में बताया गया, ठीक है। उसके बाद आप शंकरी प्रसाद केस लिखिएगा, शंकरी प्रसाद, अभी नहीं लिखिएगा, आप ट्राई कर सकते हैं बाकी। ठीक, शंकरी प्रसाद में क्या है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द, पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। उसके बाद गोलकनाथ केस आया। गोलकनाथ में केस में बोला कि पार्लियामेंट है वो मतलब उसका जो है ना उसका जो अमेंडिंग पावर है वो फंडामेंटल राइट्स उसके के अकॉर्डिंग अमेंड नहीं कर सकती है, ठीक है, गोलकनाथ केस में। फिर आया केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में बोला गया कि जो ठीक है अमेंड कर सकते हो बट बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन को आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इतना करोगे, है ना। इंट्रो लिख दिया, इंट्रो लिख दिया, ठीक है। पार्ट 1 तो हो चुका है, ठीक है। पार्ट 1 में इंट्रो लिख दिया बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है जुडिशली इवॉल्व, ये इसका नाम मैंने लिख दिया, फिर लिख दिए। फिर पार्ट लिख दिया, अब है ना जगह बच रहा, देखिए अब बोला ना 6 पेज में, अब भाई आप 10 पेज लिख जाओगे, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ करते जाओ, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा ऐसे है ना स्ट्रक्चर, लोग बोलते हैं ना स्केलेटन, ये सब डायग्राम बनाओ, ठीक है। यहाँ पे की ऑब्जेक्टिव या पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव लिख दीजिएगा,
बेसिक स्ट्रक्चर का क्या, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करना, हमारा जो विजन है सोशलिस्ट सेकुलर स्टेट बनाना, ठीक है। उसके बाद जुडिशल पार्लियामेंट्री ओवररीच को रिस्ट्रेन करना, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये सब उसके बाद है। फिर उसके बाद पार्ट और कंपोनेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कंपोनेंट क्या है, उसके बाद प्रियम्बल में जो भी पढ़ाया था कीवर्ड, सोशलिस्ट सेकुलर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी इंटीग्रिटी, ये सब है। इसको आप यहाँ पे चिपकाइएगा, ठीक है, चिपकाइएगा। फिर क्या बोला, क्रिटिकल एग्जामिन बोल रहा है, ठीक है। क्रिटिकली डिस्कस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एजेंसी भाई। अब ठीक है, एग्जामिन इसमें क्या क्रिटिकली भी वो सब लिख दीजिएगा, ठीक है। वो आपका पेज इतने में भर जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है, ठीक है, आपको समझ समझ के लिखना है। आप खुद से दिमाग लगे कितना मैं लिखूं कि हो जाए, ठीक है। अब क्रिटिकल एग्जामिन, अब इसका जो है ना क्रिटिसिज्म, देखिए वे फॉरवर्ड में तो इधर आ जाएंगे, ठीक है। वे फॉरवर्ड में क्रिटिसिज्म है, तरह लिखिएगा। जो भी मैं क्रिटिसिज्म बताया कि जुडिशियल ओवररीच हो गया है ना, उसके बाद डेलिबरेटरी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, उसको डेमोक्रेटिक वैल्यूज से पार्लियामेंट इरोड करने की ट्राई करती है, ठीक है। उसके बाद यही बोलिएगा कि कभी कभी जुडिशियली ओवररीच हो जाता है, तो है ना, ये सब इसको करके आप लिखिएगा। फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड दीजिएगा। वे फॉरवर्ड में मैंने कंटेंट दिया हूँ, बस टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। कर गया, वे फॉरवर्ड इधर है, ठीक है। करंट चैलेंजेस है तो लिख के आप लीजिएगा, और उसके बाद कंक्लूड कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, कंफर्टेबल। बाकी गाइस देखिए, मैं तो ज़्यादा प्रचार करता नहीं हूँ, मुझे बस इतना है कि जितना लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, आराम से पढ़िए। अगर आप यहाँ तक हो गए हो तो देखिए, तब मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 2 मिनट वाले ये सब देखेंगे नहीं। तो गाइस, तो हमारा कर्तव्य इनिशिएटिव हमारे पास, जब तक प्रीलिम्स का डेट नहीं आता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि जब तक प्रीलिम्स का डेट नहीं आता है, हम मेंस का प्रिपरेशन करें। और गाइस, इसीलिए मैंने GS2 का मैंने टारगेट लिया है कि जब तक डेट नहीं आता, हम एक एक टॉपिक करके GS2 जितना हो सके उतना खत्म करेंगे। तो ये हो जाता है, तब फिर हम GS1 करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, पूरा मेंस का सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। अगर टाइम अभी आ जाता है प्रीलिम्स का डेट, तो हम प्रीलिम्स के बाद करेंगे, बाकी करेंगे, ठीक है। हो गया। तो यही है कि आपको पता है कि इसमें पूरा इंटीग्रेटेड है, BPSC हो गया, UPSC हो गया, UPSC का मेंस का PYQ है, और ठीक है, बाकी ठीक है। और गाइस थैंक यू। बाकी PDF चाहिए तो अगर आप न्यू हो, PDF के लिए ज्वाइन कर दो। बाकी गाइस यही सपोर्ट के लिए लाइक कर देना, कमेंट में कुछ अच्छा चीज़ लिख देना कि अच्छा लगा, बुरा लगा, राइटिंग सही नहीं है, आपकी वॉइस सही नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है, जो भी है लिख देना, ठीक है, कंफर्टेबल। एंड गाइस वो है कि थोड़ा बहुत दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चलो उनके लिए नहीं बट मेरे लिए कर दो, 2-3 लोगों से थोड़ा और सब्सक्राइब करवाओ यार, थोड़ा बढ़े, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। चलिए, थैंक यू।